नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों के बीच जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने आयोग के काम को तेज करने के लिए एक अहम जो है कदम उठाया है। क्या है वो कदम, एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव। मैम, आपको मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, जो लेटेस्ट अपडेट है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे मिस सेलिंग की और अंतिम में चर्चा करेंगे गोल्ड और सिल्वर की जो है कीमतों में जिस तरह से जो गिरावट आ रहा है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, यानी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इसको भी जो है हम लोग तहकीकात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरू। मैडम, ओवर टू यू। 8वें वेतन आयोग को लेकर जिस तरह से जो है पूरे देश भर में जो है सरकारी कर्मचारियों के बीच में जो उत्सुकता बढ़ी हुई है, इस पर जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके पहले का थोड़ा सा हल्का मैं ब्रीफ आपको दे दूं कि 12 फरवरी को जो है देश भर में जो है धरना प्रदर्शन किया गया। लोग कह रहे थे कि हमारी जो है सैलरी पेंशन में जो है बढ़ोतरी की मांग को सरकार सुने, पुरानी पेंशन जो मिल रही है वो जो है पुनः स्थापित की जाए। अब जो बात आ रही है कि 18 महीने का समय लगेगा, उसके बीच में जो कहा जा रहा है कि अंतरिम जो है रिलीफ के रूप में कहा जा रहा है कि 20% अभी बढ़ा दीजिए, 18 महीने तो लंबी अवधि है। अब लेकिन लगता है कि इन सारी बातों का दबाव जो है मोदी सरकार पर पड़ता हुआ दिख रहा है, तभी तो लगता है कि जो है हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपसे समझना चाहेंगे क्या है लेटेस्ट अपडेट। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ऑफिस से एक मेमोरेंडम निकलता है और बताया गया है एक नए डायरेक्टर की नियुक्ति हो रही है। कृष्णा वीआर जो है ये पहले इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज RAAS 2009 बैच के ऑफिसर हैं और ये बतौर डायरेक्टर अब नियुक्त किए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं अब जो है अपॉइंटमेंट्स जो है वो तेजी से होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी हो हल्ला मच गया कि कुछ नहीं हो रहा है और सरकार अब इस मोड में नजर आ रही है कि बहुत कुछ हो रहा है। देखिए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं और अब काम शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में हम ये भी बताना चाहेंगे विशाल, जिस तरह से इन्होंने एक वेबसाइट में लोगों से सुझाव मांगे। 8वें वेतन आयोग का वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया। बिल्कुल, 18 क्वेश्चन की एक प्रश्नावली है और बोला गया कि इसमें आप आइए अपने सुझाव दीजिए और आपकी जानकारी किसी से भी शेयर नहीं की जाएगी कि कौन ये सवाल पूछ रहा है। और सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर कोई भी जो है सैलरीड जाकर के वहां पर अपने सुझाव जो है दर्ज कर सकता है। VR कृष्णा जो है अब ये डायरेक्टर नियुक्त हो गए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले हम सबको पता है कि जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, वो पहली महिला हैं जो इसको हेड करती हुई नजर आ रही हैं। इसी में प्रोफेसर पुलक घोष हैं जो IIM के बैंगलोर से हैं और पार्ट टाइम मेंबर हैं, और पंकज जैन जी हैं जो फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे। तो अब सुगबुगाहट बढ़ती हुई तेजी से संसद में भी सरकार ने ये अपडेट दिया है कि देखिए 18 महीने का वक्त मांगा है कमीशन में, तो मान के चलिए कि 2027 तक जो है हम यहाँ से कुछ आउटकम निकलते हुए देखेंगे। लेकिन अब जो है नियुक्ति जो है वो एकदम दिख रही है फास्ट पेस, और सरकार अब इस मुद्रा में कि देखिए हम कर रहे हैं, जो हो हल्ला मच रहा है, जो आपके अंदर असंतुष्टि है उसको शांत करने की कोशिश है। मुझे लग रहा है कुछ और हम इस तरह के अपॉइंटमेंट्स अभी और देखेंगे जी। इस टीम को हम बढ़ते हुए देखेंगे। देखिए जब भी हो जो मांग कर रहे हैं कि अभी कुछ दे दीजिए और बाद में कुछ दे दीजिए, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ भी होने वाला है। सरकार अभी जो है सिफारिशों का इंतजार करेगी। अभी मार्च अंत तक मुझे लगता है सुझाव मांगे गए हैं। 16 मार्च 2026 तक जो है लोगों से सुझाव मांगे हैं। CPC ने अपने वेबसाइट पर जो राय मांग रही है लोगों की कि वो जाएं और cpc.gov.in में जाकर के, बिल्कुल इस वेबसाइट में जाकर के दें। MyGov के जरिए आप वहां पर रजिस्टर कीजिए और वहां जाकर के आप अपने सुझाव रखिए कि आप क्या चाहते हैं। डायरेक्टर अपॉइंट हो गए हैं। पैनल अब पूरी तरह से कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है। इसको हेड कर रही हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, साथ में अब उनकी टीम तैयार होती हुई नजर आ रही है और हमें लगता है अब वहां से हमें खबरें आनी शुरू होंगी। हमने ये भी देखा कि संसद में जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने बताया कि देखिए आयोग का गठन जो है वो शुरू हो चुका है और अब हमें और मेंबर्स के नाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। और ये जो है उनका कहना है कि देखिए 18 महीने का वक्त जो है कमीशन के पास है और इसी समय सीमा को फॉलो करते हुए 2027 तक संभावना है कि हम सारी सिफारिशों को बाहर आते हुए देखेंगे विशाल। लेकिन हाँ, एक्शन अब नजर आ रहा है, सरकार भी इस पोजीशन में नजर आ रही है कि देखिए हम अब नियुक्ति जो है वो हो रही है और अब काम शुरू हो रहा है। 16 मार्च तक लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं, तो एक्शन में
जी। और इसी बीच मैडम एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि जो धरना प्रदर्शन किया गया उसके भी मुझे लगता है कि कुछ फल स्वरूप जो है मुझे लगता है कि एक्शन देखने को अब मिल रहा है, क्योंकि उसमें में बहुत बातें ऐसी कही जा रही थी कि जो कोविड के टाइम में जब हम लोग कोविड वॉरियर्स हुआ करते थे उस समय हम लोगों ने काम किया, देश के लिए काम किया, तो एरियर्स जो था 18 महीने का एरियर उस समय नहीं दिया गया था, तो वो सब भी जो है कहा जा रहा है कि आप जो है प्लीज़ इस बार जो है देने की कोशिश कीजिए। फिर फिटमेंट फैक्टर को लेकर रार मची हुई है, और जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि अभी भी क्लैरिटी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के नहीं आई है, अलग अलग बातें हर हल्के से हमने वो जब सुनाई दे रहा मीटिंग है। हो जाएगी मैडम उसके बाद तय फिटमेंट होगा। फैक्टर पर आपने भी बहुत डिटेल में बातचीत की है, Exactly, लेकिन but- एक सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है अभी तक। पहले तो मैडम ये बात होती थी कि 3 से ऊपर दिया जाए, 2.57 अभी फिलहाल जो है 7वें वेतन आयोग में मिल रहा है, लेकिन कई बार कहा गया कि 2.57 को बढ़ाकर 2.86 कीजिए। लेकिन जब मैं शुरुआत से ही जब मैं इसको कवर कर रहा था 8th पे कमीशन को, उस समय तो लोग बड़े बड़े लफेबाजी किए कि नहीं भाई 3 से ऊपर मिलना चाहिए, 2.86 तो दम उससे कम हुआ तो भाई समझ जाइए कि आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, दिस दैट सब कर देंगे। अब जो बात सामने आ रही है, अब तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी ये मानते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी ये चीज़ें लिखी दी गई कि भाई फिस्कल प्रूडेंस थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देश की जो हालत है वो देखना पड़ेगा, उसी के आधार पर ये तय करना होगा कि भाई आपके तो सैलरी 3 पेंशन से नीचे ही अब लग रहा है फिटमेंट फैक्टर जाते हुए। लेकिन हाँ, अगर आप जो है सैलरीड हैं और आप सीधे सीधे सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं और आप अपनी राय रखना चाहते हैं, आपको क्या लगता है क्या हो फिटमेंट फैक्टर, तो जरूर जाइए सीपीसी जो है इसके क्या आधिकारिक वेबसाइट जो hcpc.gov.in ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आप अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो आप सीधे जाकर सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर, जिसको लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है, और जब शुरुआत हुई थी 8th पे कमीशन के अनाउंसमेंट की, जब शुरुआत हुई तो यही लग रहा था कि भाई सरकार जो है फिटमेंट फैक्टर को 3 या 3 से ऊपर नहीं तो कम से कम 3 तो ले ही जाएगी, लेकिन अब 3 से फिटमेंट फैक्टर लग रहा है नीचे आते हुए। फिस्कल प्रूडेंस का सवाल जो है हवाला दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं फिटमेंट फैक्टर पर, जरूर लिख करके बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइए, और साथ में जाके अपनी राय जो है सरकार के पास भी दर्ज कीजिए, आवाज उठाइए। साफ कहा गया कि जो लोग आएंगे और अपने सुझाव देंगे और उनकी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल जो है गुप्त रखी जाएगी, नहीं बताया जाएगा। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे बढ़ते हैं। अगर देखिए बैंक में जाकर आपने कभी जो है सिर्फ एक साइड पर इंश्योरेंस या कोई भी जो है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ले लिया है तो ये खबर आपके लिए। कई बार जो है भरोसे में आकर जो है ग्राहक जो है ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जो उनके काम के ही नहीं होते। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे खेल पर जो है सख्ती दिखा दी। नए नियम तय करेंगे कि बैंक आपको वही बेचे जो सच में आपके लिए सही हो, वरना जो है उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब चूंकि मामला जो है पर्सनल फाइनेंस से है, मैडम का लंबा अनुभव है और मिस सेलिंग को ये जो है काफ़ी लंबे समय से मैडम जो है हैंडल करती हुई दिख रही हैं, तो मैडम का रुख करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैडम आपसे समझना चाहेंगे नया अपडेट क्या है मिस सेलिंग को लेकर, और ये असल में पूरा मामला होता क्या है, ये भी हमारे व्यूअर्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाइए। विशाल, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं एक खबर पढ़ रही थी जिसमें एक 90 साल के बुजुर्ग को एक ऐसी पॉलिसी बेच दी गई जो कि मैच्योर होती 21-24 में। तो बताइए कि एक 90 साल का बुजुर्ग इस तरह की पॉलिसी लेकर के क्या करेगा, और लाखों में उसका प्रीमियम का पेमेंट है। और ये तो बस महज एक कहानी है। आप जब अपने सर्कल्स में भी बात करते हो तो ऐसी कोई ना कोई कहानी आपके कान तक पहुंचती होगी। हमें सरकार के आंकड़ों की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं कंज्यूमर राइट्स पर बहुत लंबे समय तक काम कर रही थी और हमारे पास ऐसी ऐसी कहानियाँ आती थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक बुजुर्ग जो आए हमारे पास कलकत्ता से, उनको जो रिटायरमेंट में जो पैसे मिले थे उसका एक हिस्सा, बड़ा चंक 10 लाख रुपए वो चाह रहे थे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना अपनी बिटिया के लिए, आगे जाकर के उन्हें वो मिल जाए। और उन्हें क्या बेच दी गई? उन्हें बेच दी गई एक इंश्योरेंस पॉलिसी। किस कंपनी की थी मैं वो नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे दखल के बाद उस कंपनी ने उस पॉलिसी को लौटाया और उन्हें रिफंड दिया, लेकिन जब तक मीडिया ने दखल नहीं दिया था 10 लाख रुपए की पॉलिसी बोला गया ये वन टाइम प्रीमियम है, पर अगले साल फिर से 10 लाख रुपए के प्रीमियम की डिमांड उनके पास पहुंच गई थी। ठीक है, वो थे मतलब 65 साल के बुजुर्ग जिन्होंने अपने रिटायरमेंट का पैसा जो है वो गए थे वहां। एक सिंपल उनको फिक्स डिपॉजिट ही चाहिए था, उनको कोई रिटर्न का लालच नहीं था, लेकिन कहा गया देखिए इसमें तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, यहां आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, एक बार में आप वन टाइम में पेमेंट करें। तो ये जो है ना बरगलाना या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना, इस पर आरबीआई सख्ती कर रहा है। और हमेशा बैंक के ऑफिशियल्स को अब ये भी चेक करना जरूरी है कि वो जिस
प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसकी सूटेबिलिटी क्या है। अगर वो एक विशाल को वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या एक प्रियंका को बेच रहे हैं तो विशाल की जरूरतें अलग होंगी, विशाल की उम्र अलग होगी, विशाल कब तक निवेश करना चाहेंगे, मैं कब तक निवेश करना चाहूंगी, मेरी लाइफ स्पैन क्या हो सकती, मेरी कमाई क्या है। लेकिन आप हमें जो है हमारी सूटेबिलिटी के बिना ही एक ही प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें आपको अच्छा कमीशन मिल रहा है। ये जो बैंक्स हैं ये जब इंश्योरेंस बेचते हैं, केवल इंश्योरेंस ही नहीं, बात म्यूचुअल फंड्स की भी है। अब बैंक्स म्यूचुअल फंड्स भी बेचने लगते हैं, आपको कहेंगे आप एक सिप कर दीजिए ये काम जल्दी हो जाएगा। बंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हम नजर आता है जिसमें कहा जाता है आप अगर होम लोन ले रहे हैं तो आपको हमसे ही बीमा लेना है। तो इन सब पर आरबीआई की सख्ती है। मैं कुछ डेटा भी निकाल करके लेकर के आई हूं, और स्पेशली इंश्योरेंस, जो बैंक का इंश्योरेंस चैनल है जिसके तहत इंश्योरेंस बेचा जा रहा है, उसकी पड़ताल करना बहुत जरूरी है। आरबीआई सख्त नियम तो लेकर आ गया है, लेकिन मेरा कहना है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो बैंक के मैनेजर्स हैं वो अपने जो जूनियर्स हैं उनको एक टारगेट नहीं देंगे कि आपको इतना बेच के ही आना है। और ये टारगेट्स और ये बोनसेस और ये जो इंसेंटिवाइजेशन है इंश्योरेंस बेचने का, ये कहीं ना कहीं इन बैंक एम्प्लॉयज़ को जो है मिस सेलिंग के लिए, यानी गलत प्रोडक्ट, मिसलीडिंग प्रोडक्ट बेचने के लिए उकसाता है। लाइफ इंश्योरेंस का एक डेटा मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि इरडा की रिपोर्ट हमें बताती है कि 2024-25 में अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस, यानी अनफेयर तरीके से बेचे गए बीमा, जिसे मिस सेलिंग कहा जाता है, उसमें 14.3% की बढ़त देखने को मिली है। FY 25 में 26,667 जो है कंप्लेंट्स आए हैं, जो कि FY 24 में कुछ 23,300 थे। 14% की बढ़त, यानी गलत तरीके से गलत प्रोडक्ट बेचा गया, थोपा गया। मैं तो कहूंगी बेचना भी नहीं, ये थोपा जाना होता है, आपको जबरदस्ती ये थोपा गया। ये आंकड़ा इरडा का है। अब बीमा भरोसा जो पोर्टल है जहां जाके लोग कंप्लेन करते हैं, वहां पर जो इंश्योरेंस से जुड़े कंप्लेन आए हैं वो 2.5 लाख हैं, और ऑम्बुड्समैन में 52,275 है। इन सबको ऐड करके देखिए कितना बड़ा आंकड़ा निकल करके आता है। और वहीं इकोनॉमिक सर्वे हमें बता रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का जो AUM है, यानी उनके पास जो पैसा है, हमारा आपका जो जितना पैसा वो मैनेज कर रहे हैं, जो पैसा वो मैनेज कर रहे हैं, वो आंकड़ा FY 25 में 74.4 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। यानी इतने पैसे उनको आ रहे हैं, और इसमें प्रीमियम का जो अमाउंट है वो 8.3 ट्रिलियन से बढ़ के 11.9 ट्रिलियन हो गया है। यानी तो इस माल प्रैक्टिसेस से आप अपनी जो है झोली भर रहे हैं। आपकी कंपनी के बुक्स तो बहुत सुहाने लग रहे हैं, लेकिन कितने सपने मारे जा रहे हो, कितने गलत प्रोडक्ट के झांसे में आपने बात लोग आ रहे छेड़ी है। हैं। तो यूलिप का भी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। कई बार जो है ऐसे इन्वेस्टर्स को यूलिप के प्रोडक्ट्स बेच दिए गए, जबकि उनको नहीं चाहिए था कि उनका पैसा जो है मार्केट से लिंक्ड हो। जब शुरुआती दौर में उनको यूलिप प्लान बेचे गए, उनको बहुत, जब वो फिर रिडीम करने गए तो उनको बहुत नुकसान में वो पैसा निकालना पड़ा। और इसमें जो रिटर्न्स है ना वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं। इसलिए मिसलीडिंग, जो आरबीआई ने ड्राफ्ट नियम निकाला है उसमें कहा है कि भाई अगर ऐसा कुछ पाया गया तो पूरा रिफंड देना होगा आपको कंज्यूमर को। लेकिन उसमें जो कुछ शब्द हैं कि आपको देखना है कि वो कंज्यूमर के लिए फिट है कि नहीं, अनसूटेबल प्रोडक्ट तो आप नहीं बेच रहे हैं, आप मिसलीडिंग या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं, आपको एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना होगा। अगर मैं एक बैंक हूं और मैं विशाल को कुछ बेच रही हूं तो विशाल से मुझे आपसे एक्सप्लिसिट कंसेंट यानी साइन लेना होगा। और ये नहीं कि आपसे एक बार साइन ले लिया कि हाँ मुझे जो बैंक दे रहा है मैं वो ले रहा हूं। हर एक प्रोडक्ट के लिए, भले वो इंश्योरेंस हो, यूलिप हो, म्यूचुअल फंड हो, हर के लिए अलग से उनको परमिशन लेनी होगी। और कंपल्सरी बंडलिंग, ये आप बिल्कुल, अगर आप होम लोन लेने गए ना और आपको वो बैंक कह रहा है कि आपको यहीं से इंश्योरेंस लेना होगा, तो प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप बैंक से लॉकर ले रहे हैं और बैंक कहेगा नहीं आपको यहीं से इंश्योरेंस लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक इस तरह का दबाव नहीं बना सकते। बैंक का काम क्या है? बैंक का काम है कि हम अपना पैसा वहां पर जमा करें, उनकी जो सुविधाएं और सर्विसेज हैं वो दें। उनका ये काम कब से हो गया कि वो मुझे बीमा बेचें या मुझे वो यूलिप बेचें? अपना कोर काम कीजिए ना आप ये सब जब बेचने में आ जाते हैं और फिर आपको लगता है कि भाई ये टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जो बैंक मैनेजर है जूनियर, उन पर इतना दबाव बना देते हैं कि वो साम दाम दंड भेद भूल करके आपको कुछ भी बेचने के लिए उतारू हो जाता है। वो झूठ बोलने के लिए उतारू हो जाता है कि भाई मुझे अपना टारगेट मीट करना है। तो इन सब में जो सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है वो ये है कि ये टारगेट्स जो इन बैंक के मैनेजर्स को दे दिए जाते हैं, और उसको निपटाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए वो
कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए मैडम, और भी कुछ जो नियम हैं जो सख्त किए गए हैं उनको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि बैंक का स्टाफ और प्रोडक्ट बेचने वाला एजेंट जो है वो अलग अलग होना चाहिए। एजेंट खुद को जो है बैंक का कर्मचारी नहीं बता सकता है। और जिस तरह से मैडम ने कहा कि हर एक पेज पर, हर एक क्लॉज पर जो साइन करना होगा, वो एक बात समस्या आती थी मैडम कि एक छोटा सा बॉक्स होता है, उस पर आपने आई एग्री कर दिया, उसके बाद आपकी तमाम जो, जैसा कि आप कह रही कि बंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, वो आपके जो है कार्ट में आ जाते हैं, दिया जाता तो आई एग्री पढ़ता ही नहीं है आदमी। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि हर एक पेज पर, हर एक क्लॉज पर, हर एक जो है चीज़ों पर आपको साइन करना होगा। भाई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को जो है बैंक अपना बताकर नहीं बेच सकती हैं, ये भी बात सामने आ रही है। यूलिप को जो है म्यूचुअल फंड बताकर नहीं बेचा जा सकता है। स्टाफ या एजेंट जो है पहले मंजूरी लिए बिना कॉल या मीटिंग नहीं कर सकते। जिस तरह से परेशान करने वाली भी जो बात आती है वो भी अब नहीं होगा मैडम। तो जिस तरह से जो है गलत प्रोडक्ट बेचना पूरी तरह से जो है मना किया जा रहा है मैडम। मुझे लगता है विशाल इसका एक बहुत ही इजी रास्ता है, ठीक है। आरबीआई अपने नियम लाएगा, बैंक को ये नहीं करना है, मैं तमाम बातें कह दूं, आप तमाम बातें कह दें, आरबीआई बड़े बड़े नियम ले आए। पर एज अ कस्टमर जब मैं बैंक जा रही हूँ और वो मुझे कुछ देते हैं कि आप ये ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इससे बचने का, इस चक्रव्यूह से बचने का एक बहुत आसान सा तरीका है। आप उन्हें कहिए, आप जो बातें कह रहे हैं ना वो मुझे लिखित दे दीजिए अपने लेटर हेड में। आप जो भी कह रहे हैं कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, आप लिखित दे दीजिए। मुझे ऐसे करने पर मैं और बेहतर जो मैं काम करने हैं वो नहीं करके मैं इसमें अपना पैसा लगा दूं, आप मुझे लिखित में दे दीजिए विद सिग्नेचर, मैं बिल्कुल कर दूंगी। और ये कह के आपको निकल जाना है, क्योंकि वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो आपको कन्विंस करते 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 वो ब्रेन वॉश करने की पूरी, आप जब एक बार कहेंगे ना ये मेरा अधिकार है, अगर आप मुझे कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आज आप इस बैंक में, आप कल किस बैंक में होंगे, मेरा अकाउंट तो उसी बैंक में रहने वाला। आप मुझे लिख करके लिखित में क्यों नहीं दे देते हैं कि आप मुझे ये मुझे इससे फायदा होगा अगर मैं आपके कहे हुए इस प्रोडक्ट को खरीदती हूँ। फिर देखिए क्या होता है, वो लिख के दे देंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता है। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। साल 2025 में निवेशकों को बम्पर मुनाफा देने वाला सोना यानी गोल्ड जो है जनवरी 2026 में 1,80,000 रुपए के पार जाकर रिकॉर्ड हाई बनाया था, लेकिन फरवरी महीने में जो है ये जमीन पर आता हुआ दिख रहा है। ताज़ा अपडेट ये है कि आज चांदी की कीमतों की बात की जाए तो 4,20,000 के आसपास था 29 जनवरी को मैडम, लेकिन आज वही देखिए 2.5 लाख से नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगर गोल्ड की बात की जाए मैडम तो वो भी जो है लग रहा था कि अब 2 लाख के लेवल को पार कर जाएगा, अब वो भी जो है बहुत जो है नीचे आकर जो है कामकाज करता हुआ दिख रहा है। क्यों आ रही है इस लेवल की वॉलेटिलिटी? मैं तो जब उस समय रिपोर्ट कर रहा था मैडम आपके आदेशानुसार, तो जब मैं मार्केट एक्सपर्ट से बात करता था तो मैं पूछता था कि वॉलेटिलिटी एट इट्स स्कोर आप मानिए उस समय जब भाई हर एक दिन लग रहा था 10% का अपर सर्किट, 10% का लोअर सर्किट, अब तो कुछ ठहराव आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब डाउनफॉल ज्यादा दिख रहा है। मुझे लग रहा है मैडम 4 लाख से सीधे 2.5 लाख के नीचे। तो जिस वजह से विशाल सोना और चांदी भागे, वही वजह जो है अब उनको जो है ये ठहराव या गिरावट लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ समय में हम रशिया और यूक्रेन के बीच में संधि की बात भी करते हुए यहाँ पर दिख सकते हैं। बातचीत एकदम पूरे जोर के साथ हो रही है और हो सकता है ये मामला भी सुलझते हुए नजर आए। टैरिफ को लेकर एक ईज अब नजर आ रहा है, भारत भी अब थोड़ी चैन की सांस ले रहा है और भी देशों के साथ जो है बातें चल रही हैं, और ऐसे में टैरिफ को लेकर के वो जो अनिश्चितता थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। और ये दोनों ही मेजर फैक्टर थे जो सोना और चांदी के प्राइसेस को हवा दे रहे थे, और ये दोनों ही फैक्टर्स जब थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं तो सोने और चांदी में यही उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही हमें नजर आएगा। और ज़रा सोचिए, अगर रशिया और यूक्रेन इस लंबे युद्ध के बाद अगर शांत हो जाते हैं तब क्या होगा, क्योंकि सोने को हमेशा एक सेफ हेवन माना जाता है। सेफ हेवन है, जब अनिश्चितता होती है तो वो तेजी दिखाते हैं, और वही हुआ। चांदी की जहां तक बात करें, इंडस्ट्रियल डिमांड का एक पुश उसको मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो सब एक स्पेक्यूलेशन था। वो मैं और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो खरीद रहे हैं उस वजह से वो प्राइसेस भाग रहे थे, और जब वो इतने ज़्यादा भाग गए और अब जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो शांत होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी ये नहीं मानती हूँ कि ऐसा होगा कि सिल्वर जो है वो 1 लाख से भी नीचे आ जाएगा। अभी भी सिल्वर में बढ़त जो है वो रहेगी, लेकिन हाँ, जो जनवरी के अंत में हमने 4,20,000 का लेवल देखा था, वो
आते हुए नहीं दिखेगा। और सिल्वर की ये प्रवृत्ति भी रही है विशाल, वो एक बार जब ऊपर जाता है और फिर वहां से जब नीचे आ जाता है, क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद उस लेवल को कवर करने में बहुत वक्त लगाता है। 24 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। लेकिन आज बात सीधे उलट गई ना मैडम। लेकिन उस समय जब हम लोग रिपोर्ट करते थे तो उस समय जब 4 लाख गया तो कई जो है लोग जो है एक्सपर्ट्स कहिए या न्यूज़ रूम में ही बात आ रही थी कि 4 लाख आप पैसा लगा दीजिए अभी भी 7 लाख हो जाएगा। ऐसी बातें सामने आ रही थी। एक रॉबर्ट कियोसाकी साहब एग्जैक्टली, वो तो अभी भी बहुत बुलिश हैं। मैम रॉबर्ट कियोसाकी की आपने बात छेड़ दी तो उनकी जो 4-5 दिन पहले का जो उनका जो पोस्ट वायरल हो रहा है उनके बारे में बात बताइए। वो क्या कह रहे हैं, क्या चांदी में पैसा लगाने का वक्त वो है? तो अभी भी पैसे लगा रहे हैं। उन्होंने तो क्या, ये सिल्वर ईगल्स में पढ़ रही थी, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। 600 अमेरिकी सिल्वर ईगल्स उन्होंने खरीदे हैं और वो अभी भी बहुत बुलिश हैं। उनका कहना है कि भाई मैं चांदी में पैसा ऐसे ही लगाता रहूंगा। ये ईगल्स क्या होते हैं आप मुझे समझा रहे थे? सिक्के होते हैं जो शुद्ध चांदी के होते हैं और ये वो अभी भी खरीदे जा रहे हैं। लेकिन देखिए अफोर्ड कर सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, क्योंकि अगर चांदी में हम देखेंगे गिरावट या वॉलेटिलिटी तो वो कियोसाकी साहब तो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, पर मैं और आप और रिटेल इन्वेस्टर्स क्या इस गिरावट को अफोर्ड कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। और लेकिन इसका मतलब मैं अभी भी यही कहूँगी, पर्सनल फाइनेंस से आती हूँ और मैं कहूँगी ये मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड और सिल्वर से मुंह मोड़ लें, लेकिन उसमें आप क्विक गेन्स पाने के लिहाज से नहीं आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ। यानी वही बातें जो एक पर्सनल फाइनेंस की होती है, आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ आएंगे। अपने पूरे पोर्टफोलियो का आप 15 से 20% हिस्सा ही सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में डालेंगे और इसमें भी आप गोल्ड को ज़्यादा तवज्जो देंगे, सिल्वर को कम, क्योंकि सिल्वर में जब वॉलेटिलिटी जो होती है ना वो प्राइजेस को बहुत ज़्यादा ढोल मोल करके रखती है और वहाँ पे ख़तरा बहुत होता है, डाउनसाइड रिस्क बहुत होता है। इसीलिए गोल्ड अभी भी प्रेफर्ड है। आप निवेश कीजिए, ना कि उसमें सट्टा लगाइए या फिर क्विक गेन्स के लिए उसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी कर सकते हैं भाई, लेकिन नहीं, लेकिन उनका टारगेट ये अभी भी वो बने हुए मैडम अपने उस बयान पर कि जो कह रहे थे कि 2026 में $200 तक का भी जो लेवल है वो आ सकता है चांदी में। अभी फिलहाल 80-82 से 70 से 80 के बीच में मान के चलिए अभी चल रहा है, लेकिन अभी भी वो बुलिश हैं, उस बात से वो पलट नहीं रहे। नहीं, वो पलट नहीं रहे, पर चांदी तो पलट गई है ना। हम क्या देख रहे हैं, चांदी तो पलट गई है भाई। कौन से हम लेवल्स चांदी में देख रहे थे और देखिए अभी कहां चांदी नजर आ रही है। हो सकता है कि वो $200 पर पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद वो स्लाइड भी उतनी ही तेजी से करेगी। क्या आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस तरह का रिस्क ले सकते हैं? जब चांदी जब ऊपर जाएगी तब तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, पर जब ये स्लाइड करेगी तो क्या आप उस रिस्क को स्टमक कर सकते हैं? तो फिर कीजिए। रॉबर्ट कियोसाकी साहब कर सकते हैं और उनको चांदी अभी बड़ी भारी है, उनके पसंद भी जो है वो बदलते रहते हैं। वो अभी 200 कह रहे हैं, वो 3 महीने पहले भी 200 की बात कर चुके हैं, लेकिन वहां से तो हम तो चांदी को वहां से वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं और अब स्ट्रेंथ भी उतनी चांदी में नजर नहीं आ रही है। चलिए मैडम, रॉबर्ट कियोसाकी साहब की बात हो गई तो इसी बीच जो है एडलवाइस की जो सीईओ है राधिका गुप्ता मैडम, उनकी भी बात को जो है कोट कर लेते हैं। उन्होंने भी कुछ जरूरी जो है टिप्स दी हैं रिगार्डिंग कमोडिटीज़ एंड द गोल्ड सिल्वर एंड ऑल। क्या बातें हैं वो मैं आपसे समझना चाहूँगा। जैसे वो कह रहे हैं कि बेसिक चीज़ें सीखिए, पहले जो है फाइनेंशियल लिटरेट अपने आप को कीजिए, समझिए कि क्या चीज़ें हैं नहीं हैं अपने वास्तविक रूप से जो आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आपका ही है। वो कह रही है कि इन्वेस्टमेंट का स्टेटमेंट बनाइए, इसमें कुछ 4 चीज़ें शामिल करने की बात कह रही हैं। कमाई और खर्च, आपका करंट जो निवेश वो कितना है, देनदारियाँ कितनी हैं, टारगेट बनाइए और उसका जो है समय सीमा तय कीजिए, नुकसान झेलने की आपकी जितनी भी जो क्षमता है उसको बढ़ाइए। और कुछ राधिका है मैडम, वो बड़ा राधिका गुप्ता जैसे ही और भी कई जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले एमडी और सीईओज हैं, वो हमेशा उनका एक ही रुख रहा है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड रखना है, उसमें आपको सभी चीज़ें होनी चाहिए। और राधिका जी का तो फेमस शब्द है कि आपकी थाली होनी चाहिए, निवेश की थाली। और निवेश की थाली जो है आपके खाने की थाली की तरह है। अचार जितना लेते हैं उतना ही लेंगे, दाल चावल की संख्या उतनी ही रहेगी और सब्जी की उतनी। ऐसा तो है नहीं कि जितनी आप चावल लेते हैं उतना आप अचार लेंगे, उसका वो प्रोपोर्शन जो है वो बैलेंस रहे। अचार आप अचार की तरह इतना ही लेंगे, तो सोना और चांदी जो है वो आपके उस थाली में, निवेश की थाली में अचार वाला पोर्शन है जो आप इतना ही रखेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि चावल को रिप्लेस करके वहाँ पर अचार ले लेंगे, उतनी क्वांटिटी में तो नहीं खाएंगे। तो राधिका की ये जो है ना निवेश की थाली का कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा वो अभी भी इसी से स्टिक कर रही हैं। उन्होंने एक और बात कही है
विशाल, आपने पढ़ी है कि नहीं, जी। कि बोरिंग इज गुड, मतलब बोरिंग है बस, लेकिन चलता रहे निवेश, ये फ्लक्चुएशंस, कछुए वाली बात है। हाँ, कछुआ जो है फाइनली जीतेगा। डोंट बी ये खरगोश मत बनिए। खरगोश मत बनिए, आप कछुए की तरह धीरे धीरे चलिए। वो बोरिंग है लेकिन वो मंजिल तक पहुंचेगा। और आप जब निवेश करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के सोचना है। ये जो क्विक गेन्स है ना, और एसआईपी में पैसा इसलिए भी तो बनता है मैडम, कंपाउंडिंग वाला मामला, आपसे बेहतर कौन समझाएगा इस बात को। कंपाउंडिंग होगा और आप जो है गोल्ड और सिल्वर पे फिदा चाहे जितने हो जाइए, वो इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी ही। अभी भी हम देख ही रहे हैं वही वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। कहाँ 4 लाख का भाव था, अब 2 लाख से भी नीचे आती हुई चांदी नजर 2.5 लाख से नीचे आ गई है चांदी। अब आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर रूस और यूक्रेन कल दोस्ती कर लेंगे, तब चांदी और गोल्ड दोनों कहाँ जाते हुए नजर आएंगे विशाल। चलिए मैडम, एक और अपडेट है। अब सोने चांदी की बात हो रही है तो की भी खबर आ रही थी कि आपका ईएमआई जो है वो जो है आपके कम नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि रिजर्व बैंक ने पहली बार ये माना है कि जो महंगाई में जो है सोने और चांदी की बढ़ती हुई कीमतों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। उन्होंने आरबीआई ने साफ कहा कि सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की महंगाई में करीब 0.6% से लेकर 0.70% तक जो है एक एडिशन देखने को मिल रहा है। यानी आरबीआई के फ्रंट पर भी मैडम जो चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, महंगाई का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे भी कारण बताया जा रहा था सोने और चांदी की वो जो फ्रेंजी है गोल्ड और सिल्वर को लेकर के, और ये जो है ना, ये फ्रेंजी हमारे लिए आगे जाकर और मुश्किल ही पैदा कर सकती है। इस बार देखिए रेपो रेट को भी जस के तस ही रखा है आरबीआई ने, और इस तरह गोल्ड और सिल्वर जब इतने हीटेड अप हो तो ये महंगाई को और फ्यूल अप करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए ब्याज दरों को अभी आरबीआई छूते हुए नहीं दिख रहा है। चलिए मैडम, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।